चलिए हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए क्या ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज्ड होता है टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स एटसेट्रा एनर्जी ड्राइव करने के लिए टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स एटसेट्रा टू डिराइव एनर्जी और टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। बताइए क्या इस कैटाबोलिक रिएक्शन में हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होता है? जी बिल्कुल, इस कैटाबोलिक रिएक्शंस में हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड होता है। बताइए ब्रीदिंग किसको कहा जाता है और ब्रीदिंग को कॉमनली क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द सेल्स, इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है और कॉमनली इसे रिस्पायरेशन कहा जाता है। रिवाइज कीजिए 17.1 रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो कि वैरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में। बताइए यह किस पर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग वैरी करता है अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। यह डिपेंड करता है मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 3 इनवर्टिब्रेट्स का नाम बताइए जो कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज कर लेते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जी बिल्कुल, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स फ्लैटवर्म्स एटसेट्रा एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। बताइए अर्थवर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या यूज करता है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म यूज करता है देयर मोइस्ट क्यूटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। बताइए किसके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी कि ट्रैकियल ट्यूब्स होता है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी? जी बिल्कुल, इंसेक्ट के पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है यानी कि ट्रैकियल ट्यूब्स और इसी से ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। बताइए गिल्स क्या है और इसका यूज कौन करता है? जी बिल्कुल, एक स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जिसको गिल्स कहते हैं यानी कि
ब्रांकियल रेस्पिरेशन यह यूज्ड करते हैं मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। बताइए लंग्स किसको कहते हैं और यह किसके द्वारा यूज्ड होता है? जी बिल्कुल, वैस्कुलराइज्ड बैग्स को लंग्स यानी कि पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं और यह लंग्स यूज्ड होता है बाई द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। बताइए एमोंग वर्टिब्रेट्स कौन गिल्स का यूज करते हैं? जी बिल्कुल, एमोंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज करते हैं गिल्स को। एमोंग वर्टिब्रेट्स बताइए कौन लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं? जी बिल्कुल, एमोंग वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। ऐसे एम्फीबियन का नाम बताइए जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। जी बिल्कुल, एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, डेट इज क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। रिवाइज कीजिए 17.1.1 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को। बताइए हमारे पास कितने पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं जो कि ओपनिंग होते हैं आउट अबव द अपर लिप्स? जी बिल्कुल, हमारे पास एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होता है जो कि ओपनिंग आउट होता है अबव द अपर लिप्स। बताइए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जिनका ओपनिंग आउट होता है अबव द अपर लिप्स। बताइए क्या यह लीड्स करता है टू ए नेजल चैम्बर को थ्रू द नेजल पैसेज? जी बिल्कुल, हमारा एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपन्स आउट होता है अबव द अपर लिप्स। यह लीड्स करता है टू ए नजल चैम्बर को थ्रू द नेजल पैसेज। बताइए नेजल चैम्बर्स किसमें ओपन्स होता है? जी बिल्कुल, नेजल चैम्बर्स ओपन्स होता है इनटू द फेरिंग्स। बताइए फेरिंग्स क्या होता है? जी बिल्कुल, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। बताइए फेरिंग्स किसके थ्रू ओपन होता है ट्रैकिया में? जी बिल्कुल, फेरिंग्स ओपन्स होता है थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया।
बताइए लैरिंग्स क्या होता है? जी बिल्कुल, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो कि हेल्प करता है इन साउंड प्रोडक्शन और इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। बताइए इपिग्लोटिस क्या होता है और यह किसको प्रिवेंट करता है? जी बिल्कुल, स्वेलोइंग के दौरान ग्लोटिस कवर रहता है बाई थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप्स के द्वारा, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और यह एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इनटू द लैरिंग्स। बताइए ट्रैकिया क्या होता है? जी बिल्कुल, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि स्टैंडिंग अप करता है टू द मिड थोरेसिक कैविटी। बताइए यह ट्रैकिया कहाँ डिवाइड्स करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई? जी बिल्कुल, ट्रैकिया जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब है, यह स्टैंडिंग अप करता है टू दी मिड थोरेसिक कैविटी, जो कि डिवाइड्स करता है एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। बताइए इस ब्रोंकाई रिपीटेड डिवीजन में अंडरगो करके क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, ईच ब्रोंकाई अंडरगो करता है रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। बताइए कौन सपोर्टेड होता है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स? जी बिल्कुल, ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स सपोर्टेड होता है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। बताइए एल्वियोलाई किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज करता है टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को। इन्हीं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को एल्वियोलाई कहते हैं। बताइए लंग्स को कौन कंप्राइज करता है? जी बिल्कुल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का ब्रांचिंग नेटवर्क कंप्राइज करता है लंग्स को, यानी कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। बताइए हमारे पास कितने लंग्स हैं और यह किससे कवर्ड होता है? जी बिल्कुल, हमारे पास दो लंग्स हैं जो कि कवर्ड होता है डबल लेयर्ड प्लूरा से विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। यह रिड्यूसेस कर देता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस।
बताइए आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके क्लोज कांटेक्ट में होता है? जी बिल्कुल, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कांटेक्ट में होता है विद द थोरैसिक लाइनिंग, वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होता है? जी बिल्कुल, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कांटेक्ट में होते हैं विद द लंग सरफेस। बताइए द पार्ट जो कि स्टार्ट होता है विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी बिल्कुल, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है कंडक्टिंग पार्ट्स को, जबकि द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, एल्वियोलाई और देयर डक्ट्स फॉर्म करता है द रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टू दी एल्वियोलाई, क्लियर्स करता है इसको फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज करता है और ऑल्सो ब्रिंग्स करता है द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। बताइए कौन सा पार्ट साइट होता है ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर? जी बिल्कुल, एक्सचेंज पार्ट साइट होता है ऑफ एक्चुअल डिवीजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। बताइए लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? जी बिल्कुल, लंग्स सिचुएटेड होता है थोरैसिक चैम्बर में, जो कि एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। बताइए क्या थोरैसिक चैम्बर एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर है? जी बिल्कुल, थोरैसिक चैम्बर एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है। बताइए थोरैसिक चैम्बर कैसे फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, थोरैसिक चैम्बर फॉर्म्ड होता है डोर्सली बाई द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाई द स्टर्नम और लैटरल बाई द रिब्स और लोअर साइड में बाई द डोम शेप्ड डायफ्राम। बताइए क्या लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप थोरैक्स में ऐसे होता है कि कोई भी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी रिफ्लेक्टेड होगा इन द लंग, यानी कि पल्मोनरी कैविटी? जी बिल्कुल, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग थोरैक्स में ऐसे होता है कि कोई भी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी वो रिफ्लेक्ट होगा
इन द लंग यानी कि पल्मोनरी कैविटी, और ऐसा अरेंजमेंट इसेंशियल होता है फॉर ब्रीदिंग, और एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। चलिए इन स्टेप्स को बताइए। जी बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन करता है इन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और नंबर सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड ब्लड के द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर फोर्थ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। नंबर फाइव यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का सेल के द्वारा फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, और रिजल्टेंट में जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड उनको आउट किया जाता है। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए 17.1 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज सेक्शनल व्यू ऑफ द लेफ्ट लंग, जिसको दिखाया गया है फिगर में। चलिए बताइए, क्या आपको इपिग्लोटिस की लेवलिंग दिख रही है? लैरिंग्स की? ट्रैकिया की? प्लूरल मेम्ब्रांस की? एल्वियोलाई की? प्लूरल फ्लूइड की? ब्रोंकियोल की? लंग की? कट एंड ऑफ रिब की? ब्रोंकस की? चलिए इस डायग्राम को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है? जी बिल्कुल, लंग्स थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है। बताइए क्या थोरैसिक चैम्बर एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है? जी बिल्कुल, थोरैसिक चैम्बर एनाटोमिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है। चलिए रिवाइज कीजिए 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को। बताइए ब्रीदिंग में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व्स हैं? जी बिल्कुल, ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। बताइए किस स्टेज में एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन किया जाता है?
जी बिल्कुल, इंस्पायरेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक एयर को ड्रॉन इन किया जाता है। बताइए किस स्टेज के दौरान एल्व्यूलर एयर को रिलीज्ड आउट किया जाता है? जी बिल्कुल, एक्सपायरेशन के द्वारा एल्व्यूलर एयर को रिलीज्ड आउट किया जाता है। बताइए मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? जी बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरिड आउट किया जाता है बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करके मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स को कैरिड आउट किया जाता है। बताइए इंस्पायरेशन कब ऑक्यूर होता है? जी बिल्कुल, इंस्पायरेशन ऑक्यूर होता है यदि प्रेशर विद इन द लंग्स यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। यानी कि लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए एक्सपायरेशन कब टेक्स प्लेस करता है? जी बिल्कुल, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस करता है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए लंग्स में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए ग्रेडियंट किसके हेल्प से जनरेट किया जाता है? जी बिल्कुल, डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प्स करता है इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। यानी कि दी डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। बताइए इंस्पायरेशन किसके कॉन्ट्रैक्शन द्वारा इनिशिएटेड होता है? जी बिल्कुल, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम जो कि इंक्रीजेस कर देता है द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। बताइए इंस्पायरेशन जो कि इनिशिएटेड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। बताइए यह डायफ्राम वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को किस एक्सिस पर इंक्रीज कर देता है? जी बिल्कुल, डायफ्राम वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर को इंक्रीज कर देता है इन द एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। बताइए किसके कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स लिफ्ट अप होता है? जी बिल्कुल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन लिफ्ट्स अप करता है रिब्स को।
बताइए कौन कॉज करता है एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जी बिल्कुल, एस्टर्नम कॉज करता है एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। बताइए किस एक्सिस में एस्टर्नम कॉज करता है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। जी बिल्कुल, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में एस्टर्नम कॉज करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। क्या ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज करता है ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जी बिल्कुल, ओवरऑल इंक्रीज इन दी थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज करता है ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। बताइए किसमें इंक्रीज डिक्रीज कर देता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, यानी कि इंस्पायरेशन। जी बिल्कुल, पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज डिक्रीजेस कर देता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि फोर्सेस करता है एयर को फ्रॉम आउटसाइड मूव करने के लिए इनटू द लंग्स, दैट इज इंस्पायरेशन। बताइए किसका रिलैक्सेशन रिटर्न्स करता है डायफ्राम और एस्टर्नम को टू देयर नॉर्मल पोजीशंस और रिड्यूस करता है द थोरेसिक वॉल्यूम को और देयर बाई पल्मोनरी वॉल्यूम। जी बिल्कुल, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स करता है डायफ्राम को और एस्टर्नम को टू देयर नॉर्मल पोजीशन और रिड्यूस करता है द थोरेसिक वॉल्यूम को और देयर बाई पल्मोनरी वॉल्यूम को, और यह लीड करता है टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली above the atmospheric pressure, causing the expulsion of the air from the lungs, that is expiration। बताइए क्या हमारे पास एबिलिटी होती है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन with the help of additional muscles of the abdomen। जी बिल्कुल, हमारे पास एबिलिटी होती है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमन। बताइए ऑन एन एवरेज हेल्दी मैन पर मिनट कितना टाइम्स ब्रीथ्स करता है। जी बिल्कुल, ऑन एन एवरेज हेल्दी मैन ब्रीथ्स करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। बताइए द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट, क्या इसको एस्टिमेटेड किया जा सकता है बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। जी बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इन्वॉल्व्ड होता है
इन ब्रीदिंग मूवमेंट, इसको एस्टिमेटेड किया जा सकता है बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर, जो कि हेल्प्स करता है इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्विंग फर्स्ट इंस्पायरेशन एंड सेकेंड एक्सपायरेशन। बताइए क्या आपको इसमें एयर इंटरिंग लंग्स का लेवलिंग दिख रहा है? रिब्स एंड एस्टर्नम राइज्ड का लेवलिंग, रिब केज की लेवलिंग, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टर की लेवलिंग, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड की लेवलिंग, चलिए सेकेंड एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स की लेवलिंग, रिब्स एंड एस्टर्नम रिटर्न्ड टू ओरिजिनल पोजीशन की लेवलिंग, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्क्ड अपवर्ड्स की लेवलिंग, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज्ड की लेवलिंग,